द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जो हिमालयी देश नेपाल को हिलाकर जिसने रख दिया। एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हुई ये आग जिसने पूरे देश को भस्म करने की कगार पर ला करके खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया बैन से भड़के युवाओं के प्रदर्शन, उग्र भीड़ का बेकाबू होना, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का इस्तीफा देना, संसद और सरकारी भवनों पर हमले और आखिरकार सेना का शासन संभालना। नेपाल में अराजकता का तांडव जारी है, जहां 19 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं और देश की राजनीतिक व्यवस्था चरमरा गई है। आज हम इस पूरी घटना की शुरुआत से लेकर अब तक के हर पहलू को विस्तार से आपके सामने रखने वाले हैं। तो आइए इस पूरी त्रासदी का विश्लेषण करते हैं आपके लिए। सब कुछ शुरू हुआ 4 सितंबर 2025 को। नेपाल सरकार ने अचानक 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। फेसबुक, ट्विटर जो कि अब एक्स है, यूट्यूब और लिंक्डइन, रेडिट, सिग्नल और स्नैपचैट जैसी प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया क्योंकि ये नई रजिस्ट्रेशन नियमों का पालन नहीं कर रही थी। ये कदम सरकार ने साइबर सिक्योरिटी और फेक न्यूज रोकने के नाम पर उठाया, लेकिन युवा पीढ़ी खासकर जेन जेड ने इसे अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला मान लिया। सोशल मीडिया पर ही जो है #अनबैन नेपाल और #फ्री स्पीच नेपाल जैसे हैशटैग वायरल हो गए और युवाओं ने सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया। फिर आया 8 सितंबर 2025 जब काठमांडू के मैती घर मंडला और फेडरल पार्लियामेंट के आसपास बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हुए। हजारों युवा सड़कों पर उतरे। शुरुआत शांतिपूर्ण थी, नारे लग रहे थे, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सरकारी जवाबदेही पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन जल्द ही स्थिति बिगड़ गई। प्रदर्शनकारी संसद में घुसने की कोशिश करने लगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाब में टीयर गैस, वाटर कैनन, रबर बुलेट्स और फिर लाइव एम्यूनिशन का इस्तेमाल भी किया। यहाँ से हिंसा का सिलसिला और भयानक शुरू हो गया। अब आते हैं उन विभत्स घटनाओं पर जो दिल दहला देने वाली हैं। 8 सितंबर को ही काठमांडू के कोटेश्वर इलाके में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भयंकर झड़प हुई। लाइव फायरिंग में कम से कम 19 लोगों की जानें गईं, जिनमें ज्यादातर युवा थे। आधिकारिक आंकड़े 19 मौतों के हैं, लेकिन अनौपचारिक रिपोर्ट 25 तक बता रही है। 347 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई लोगों की गंभीर थी। टीचिंग हॉस्पिटल में 33 प्रदर्शनकारियों को भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि कई के शरीर में रबर बुलेट्स के घाव थे और कुछ पर लाइव सेल्स के हमले हुए थे। 3 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं। सड़कों पर खून बह रहा था, युवाओं के शव बिखरे पड़े थे, परिवार रो रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने जवाब में सरकारी भवनों पर पत्थरबाजी की और वन पीस कार्टून के स्ट्रॉ हैट और पायरेट्स के झंडे लहराए। सरकार ने शाम को ही सोशल मीडिया से बैन हटा लिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, या ये कहें कि कुछ लोगों की जो साजिश थी वो मुकाम पा चुकी थी। होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। 9 सितंबर को स्थिति और भी भयानक हो गई। प्रदर्शन अनियंत्रित हो चुके थे। कर्फ्यू लगाने के बावजूद हजारों लोग सड़कों पर थे। काठमांडू, बिरगंज, भैरहवा, बुटवल, पोखरा, इटहरी और दमक जैसे शहरों में कर्फ्यू था, लेकिन प्रदर्शनकारी से तोड़कर बाहर आए। उन्होंने फेडरल पार्लियामेंट पर हमला किया और उसे आग के हवाले कर दिया। संसद भवन में आग लगने से पूरा ढांचा जलकर राख हो गया। किताबें, दस्तावेज सब कुछ जल गया। फिर सिंगा दरबार, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास, बालूवाटर, राष्ट्रपति का निवास, शीतल निवास, सब पर हमले हुए। आग की लपटें आसमान छू रही थी, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। विभत्सता की हद ये थी कि राजनीतिक नेताओं के घरों को निशाना बनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा के घर पर हमला हुआ, जहां उन्हें और उनकी पत्नी को चोटें आई। झलनाथ खन्ना के घर में आग लगी, जिसमें उनकी पत्नी राज लक्ष्मी चित्रकार जिंदा जल गईं। उनकी चीखें और धुआं, ये दृश्य किसी को भी सिहरा देगा। पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, डिप्टी पीएम रघुवीर महासेठ के घर भी जलाए गए। नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी कि UML के मुख्यालयों में आग लगा दी गई। कैलाली और काठमांडू के नक्कू जेलों पर हमला हुआ। कैदियों ने तोड़फोड़ की, आग लगाई और सभी कैदी भाग निकले। सड़कों पर लाशें बिछी थी, धुआं चारों तरफ और लोग भाग रहे थे। अनुमानित 422 से ज्यादा घायल हो चुके थे। इन सब के बीच राजनीतिक भूकंप आ गया।
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया और सेना के शिवपुरी बैरक में शरण ले ली। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भाग गए। कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल और राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के 21 सांसदों ने इस्तीफा दिया। सरकार पूरी तरह ढह गई। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, जहां प्रदर्शनकारियों ने नेताओं को भागने से रोकने की कोशिश की। नेपाल आर्मी ने एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया नेपाल आर्मी ने, और पूरे देश में सिक्योरिटी भी संभाल ली। अब आज 10 सितंबर 2025 तक प्रदर्शन जारी है। कोई औपचारिक लीडरशिप नहीं है। ये सफल वर्कर्स स्ट्रीट कम्युनिटी जैसे ग्रुप चला रहे हैं। कर्फ्यू कई शहरों में बरकरार है। नेपाल आर्मी ने सिक्योरिटी का पूरा चार्ज ले लिया है और कुछ रिपोर्ट्स में इसे सेना शासन की शुरुआत बताया जा रहा है। देश की राजनीति अनिश्चितता में डूबी हुई है। नया गवर्नमेंट कैसे बनेगा? क्या ये क्रांति लाएगा या और अराजकता लाएगा? भारत के पड़ोसी देश के रूप में नेपाल की यह अस्थिरता हमारे लिए भी चिंता का विषय है। लेकिन जो सबसे बड़े सवाल हैं वो ये हैं कि क्या कोई भीड़ इतनी उग्र हो सकती है कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दे, किसी की जान ले ले, अपने ही देश की प्रॉपर्टी को आग के हवाले कर दे, नुकसान कर दे? क्या यह संसद भवन नेपाल के लोगों के टैक्स से नहीं बना है? उनका नहीं है? ये तोड़फोड़ जो हो रही है, जो आगजनी हो रही है, जब बैन हटा लिया गया उसके बावजूद ये जो आगजनी, तोड़फोड़ और ऐसे प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसक घटनाएं हो रही हैं, इनके पीछे क्या केवल यही अब मंशा मानी जाए या इसके पीछे ये मान लिया जाए कि बांग्लादेश जैसे कारण? जैसे बांग्लादेश में इस्तीफा दे दिया था शेख हसीना ने, उसके बाद हिंदुओं के साथ बहुत सारे अत्याचार हुए और अभी तक हो रहे हैं। क्या वैसी ही कोई साजिश नेपाल में हो रही है? क्योंकि नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों से हालात बिगड़ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद, पीएम, राष्ट्रपति के निजी आवास में आग लगा दी है और सुरक्षा बलों से उनके हथियार भी छीन लिए हैं। उन्होंने 3 पूर्व पीएम के घर पर हमला भी किया। पूर्व पीएम झालानाथ कनाल के घर में आग लगा दी। इसमें उनकी पत्नी, जैसा मैंने आपको बताया, राज लक्ष्मी चित्रकार, गंभीर रूप से जल गई हैं। उन्हें तुरंत कीर्तिपुर वर्ण अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी जान चली गई। उधर पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा को उनके घर में घुसकर पीटा गया, जबकि वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को काठमांडू में उनके घर के पास दौड़ा कर पीटा गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक प्रदर्शनकारी उनके सीने पर लात मारते हुए दिख रहा है। देश में जारी हिंसक घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दिया। सेना का एक हेलीकॉप्टर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गया है। राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में झड़पों और आगजनी में अब तक 22 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग अब तक घायल बताए जा रहे हैं। ये पूरी घटना बिल्कुल भी आम तो नहीं हो सकती। नेपाल में युवाओं के आंदोलन की 7 वजहें बताई जा रही हैं। पहला, सोशल मीडिया का बैन। सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बैन किया। इससे युवाओं की कमाई पर असर पड़ा, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरा, 4 साल में 3 बड़े घोटाले। गिरी बंधु भूमि स्वैप 2021 जिसमें 54,600 करोड़, ओरिएंटल कोऑपरेटिव 2023 जिसमें 13,600 करोड़ और कोऑपरेटिव 2024 जिसमें 69,600 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। तीसरा, सियासी अस्थिरता। 5 साल में 3 प्रधानमंत्री, शेर बहादुर देउवा, पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड, केपी ओली। चौथा, बेरोजगारी और असमानता। बेरोजगारी दर 10% से ज्यादा, 20% लोगों के पास आधी से ज्यादा संपत्ति। पांचवा, विदेशी दबाव, कभी अमेरिका कभी चीन का दबाव। बैन के बीच सिर्फ टिकटॉक ही चालू रहा, ऐसा भी क्यों? छठा, भारत से दूरी, लिपुलेख विवाद और चीन से नजदीकी, रिश्ते बिगड़ने से आर्थिक दबाव पड़ा, इससे युवाओं में बेचैनी है। सातवां, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म। नेताओं ने रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण पद दिए, उनके बच्चों की विदेश यात्राएं कराई, महंगे ब्रांड यूज करने और पार्टियों से भी युवा नाराज हैं। ये भी चीजें हैं। 5 साल में भारत के 3 पड़ोसी देशों में तख्ता पलट हुआ है, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। पहला, श्रीलंका। आपने देखा था क्या हुआ था। 2022 में आर्थिक संकट के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं मार्च 2022 में प्रदर्शन शुरू हुए और जुलाई 2022 तक सरकार गिर गई थी। 2025 तक श्रीलंका में कुछ आर्थिक स्थिरता आई है। 22 सितंबर 2024 को अनुराग कुमारा दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने गए थे। बांग्लादेश तो आपको याद ही है,
2024 में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ। धीरे धीरे देश भर में हिंसक प्रदर्शन शुरू हुए। प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। जून 2024 में प्रदर्शन शुरू हुए थे और 5 अगस्त 2024 को हसीना ने इस्तीफा दे दिया था। 2024 में नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। नए चुनाव की तैयारी चल रही है, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। म्यांमार भी आपको याद होगा। 2021 के सैन्य तख्तापलट के खिलाफ बड़े पैमाने पर अहिंसक प्रदर्शन शुरू हुए, जो बाद में हिंसक हो गए और देश में गृह युद्ध में भी छिड़ गया। 1 फरवरी 2021 को तख्तापलट हुआ था, जिसके बाद फरवरी 2021 से प्रदर्शन शुरू हुए। कुछ विद्रोही गुट अभी भी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। विद्रोही गुटों और सेना के बीच लड़ाई जारी है। 30 लाख से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। 6500 से ज्यादा नागरिकों की वहां पर जान चली गई है। नेपाल की स्थिति पर फिर आते हैं। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड का घर जला दिया है। इससे पहले उन्होंने 2 और पूर्व प्रधानमंत्री शेख बहादुर देउवा और झालानाथ खनाल का घर भी जला दिया था। ये सब स्थितियां हैं। तो इस समय नेपाल में जारी हिंसा को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने नेपाल से लगे बॉर्डर इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है। यूपी पुलिस के डीजीपी राजीव कृष्ण ने इसे लेकर आदेश भी जारी किया है। वहीं नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं, जो मैं आपको बता देता हूं। अगर किसी को मदद की जरूरत है तो वो 052223902557, अगला नंबर 052227241010, अगला नंबर 9454401674 पर संपर्क कर सकता है। तो ये सारी घटनाएं जो हो रही हैं, ये नॉर्मल नहीं कही जाएंगी, ये बहुत भयावह घटनाएं हैं। मैथिल मूल के बालेंद्र शाह को नया पीएम बनाने की मांग हो रही है, ये भी आपको बता देते हैं। तो कौन है ये दावेदार बालेंद्र शाह? इनका पूरा नाम बालेंद्र शाह है। जन्म इनका 27 अप्रैल 1990 काठमांडू में हुआ था। शिक्षा इनकी भारत से स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में मास्टर इन्होंने किया। इनका पद जो है इस समय काठमांडू के मेयर हैं। 2022 स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, जीत गए थे। 2023 में टाइम्स मैगजीन ने विश्व के 100 शख्सियतों की सूची में इन्हें शामिल किया था। विवाद यह है कि आदि पुरुष के डायलॉग से नाराज होकर कहा था कि काठमांडू में फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेख बहादुर देउवा को भी नेपाली सेना ने सुरक्षा में ले लिया है। तो ये सारी चीजें भी हैं। तो यही जो इनके बारे में बताया आपको, ये मुख्य बताए जा रहे हैं इन सब चीज़ों के पीछे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये चीज़ें बहुत बड़ी लेवल पर हैं और ये केवल नेपाल का नहीं, ये विदेशी दखल है नेपाल में, जैसे बांग्लादेश में हुआ था। तो ये चीज़ें जो हैं बांग्लादेश की तर्ज पर चल रही हैं और उसी तरह से ये उग्र प्रदर्शन इस समय बहुत ज़्यादा घातक हो गया है और इस प्रदर्शन ने जो है बहुत कुछ नुकसान जो है अभी तक कर दिया है। जो भी है वो आगे पता चलेगा कि क्या इसके कारण है, क्या आगे होना है, जो भी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ हमारी तो यही अपील रहेगी, ये जो जेनजी हैं और जिनकी शर्तें भी सरकार ने मान ली हैं, वो इस तरह की उग्र घटनाओं को अंजाम ना दें। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा रहे हो तो वो आपके देश की है और उस पर आपके भी पैसे लगे हैं। तो अगर आप अपने देश का संसद जलाते हो, ये आपके लिए भी उतने ही शर्मनाक बात है। फिर सरकार ने इस्तीफा दे दिया है, आर्मी ने पूरा अपने ऊपर ले लिया है, सब कुछ संभाल लिया है, शांति की अपील की जा रही है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी ने इस्तीफा दे दिया है। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन किए गए थे उन्हें भी वापस लागू कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें अगर हो गई हैं और अगर इन्हीं के लिए ये सब हो रहा था, इतना उग्र प्रदर्शन, आगजनी, हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे, तो मेरे हिसाब से कि अब ये सब रुक जाने चाहिए। लेकिन अगर अभी ये नहीं रुक रहे हैं तो ये मान लेना चाहिए कि ये हिंसक प्रदर्शन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर नहीं है, इनके पीछे कोई बड़ी साजिश है। तो अभी तक ये इस बड़ी खबर में यहीं तक हम आपको जानकारी दे पाए। जल्द मिलेंगे इस पर और बड़ी अपडेट के साथ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।